हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं देश के सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाला स्टेट और हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के लिए जाना जाने वाला स्टेट कर्नाटका के बारे में। ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सारी चीज़ें कर्नाटका के बारे में बताई जाएंगी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनाया हुआ है एग्जाम कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने। ठीक है, जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है, जो सेट सेल है कर्नाटका का, उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनाया अननेसेसरी। कैसे, वो अभी आपको समझ में आएगा। आपको मैं सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा कि एडमिशन होता कैसे, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं, कहाँ जाकर के क्या करना पड़ता है, क्योंकि ना आपको नहीं पता, नॉर्मल एडमिशन की प्रोसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। चॉइस एक्सरसाइज क्या होती है? एक चॉइस एक्सरसाइज अलॉटमेंट के बाद आपको चॉइस एक्सरसाइज कराई जाती है, उनमें 4 चॉइस दी जाती है। उनमें क्या क्या टेक्निकलिटी, कब क्या कौन सी चॉइस चूज करनी है, वो सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। सीट डिस्ट्रीब्यूशन समझाया जाएगा, रिक्वायर्ड कट ऑफ नंबर कितने चाहिए कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए, फीस कितनी लगेगी, बजट कितना बनेगा एमबीबीएस का। अच्छा, स्टेटस क्या है, ईज ऑफ पीजी है या नहीं है। ठीक है, कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ तो लेंगे, क्या इजीली पीजी सीट निकल सकती है, क्या स्टेट के पास पर्याप्त पीजी सीट्स हैं भी या नहीं है, कि कितना क्या खर्चा हमारा पीजी में होता है, किस तरीके के कोटा होते हैं, कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट से कंपेयर करें, यूपी के प्राइवेट से या केरला के प्राइवेट से या महाराष्ट्र के प्राइवेट से या अपने स्टेट राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस से, तो कहां पर आसान है पीजी निकालना, क्योंकि ये कंसिडरेशन में आपकी होना चाहिए। मेरे को लगता है कि आप लोग कंसिडर इसको करते नहीं, जो कि एक मेजर फैक्टर है, पीजी को भी ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि उस स्टेट का पीजी कोटा आपको मिलता है जहां से एमबीबीएस करोगे। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट्स कौन से प्रोड्यूस करने एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सारी डिटेल जानकारी मिलेगी। और इस सेशन की जो पीडीएफ रहेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सभी बच्चे सेशन देखने के बाद इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे हमने टॉप कॉलेजेस के बारे में भी बताया है, प्रेफरेंस लिस्ट भी हमने आपको दी है कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस की, कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, किस ऑर्डर में आपको सेट करना है। तो कंप्लीट जानकारी है, वन एंड ओनली सॉल्यूशन फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका। ठीक है, तो आपको अभी तक समझ में आया कि वीडियो किस चीज के बारे में है। अब आ जाते हैं किसके लिए है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे समझाना है। देखिए, जितने भी बच्चे 520 मार्क्स के ऊपर वाले हैं, वो अपनी गवर्नमेंट सीट के हिसाब से तैयारी करें। यदि चूक होती है, अपना बैकअप, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया, जिसको आपने बहुत तहे दिल से, बहुत ज्यादा प्यार और सत्कार मिला है, सेशन को बहुत ज्यादा व्यूअरशिप मिली है, जो हमने 1 घंटा 20 मिनट का डाला है। जिसने नहीं देखा देख लीजिए, उसमें हमने हर मार्क्स रेंज में कौन कौन से ऑप्शन पूरे देश भर के डिस्कस किए, कि कहाँ पे ऑप्शन कितने बजट पे है, कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, क्वालिटी क्या है, काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं उसके अंदर हमने। तो वो सेशन आप देखिए। ठीक है, तो उसी सेशन का एक पार्ट है। लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था कि जितने भी बच्चे 520 से 550 वाली रेंज में हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज की एक्सपेक्टेशन अभी के लिए रख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, सिर्फ प्रिडिक्शन बेसिस होता है। प्रिडिक्शन को बेसिस मत बनाइए, क्योंकि कोई डेटा नहीं है। कोई भी प्रिडिक्शन बिना किसी डेटा की नहीं करी जा सकती है, तो डेटा होता ही नहीं है। ठीक है, ये डेटा मौजूद नहीं हो सकता कभी भी कि 500 मार्क्स के ऊपर बच्चे कितने, बिना रिजल्ट, मतलब रिजल्ट आने से पहले इस चीज का प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। बट हाँ, जो अभी तक सिनेरियो चलता आ रहा है, उससे ये बात क्लैरिटी से समझ आनी चाहिए आपको कि 550 के ऊपर वाले बच्चे सेफ हैं। इवन इस रेंज के अंदर भी जो बच्चे आ रहे हैं, वो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये कट ऑफ 500 भी चल जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, हो सकता है, बट चांसेस कम है। तो जितने भी बच्चे 520 के नीचे है ना, वो अपने बैकअप प्लान को सोचकर चलो। ऐसा ना हो कि आपको एंड टाइम पे शॉक लगे। ठीक है, सो अगर रैंक अच्छी आ गई, गवर्नमेंट सीट के दावेदार बन गए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, बट अगर नहीं आए तब क्या करोगे? ठीक है, बैकअप प्लान तो बनाकर चलोगे ना। हम प्रिडिक्शन ना करके, इससे अच्छा ये नहीं है कि अपनी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग कर लें, ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लोर कर लें, चीजों के बारे में जान ले, चूक हो गई तब। ठीक है, सो मेरा उद्देश्य आपको यही है कि मैं आपको ये सब बैकअप ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बता दूं। और कर्नाटका के लिए बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जब भी आप गवर्नमेंट सीट से चूक रहे होते हो, तो आपके दिमाग में 2 ही ऑप्शन आते हैं सबसे पहले, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, अब केरला के साथ, अब केरला और कर्नाटका, यहाँ पे 45 लाख में एमबीबीएस हो रही है आपकी, और यहाँ पे 60 लाख में एमबीबीएस हो रही है। बट फिर भी डिमांड में ज्यादा कर्नाटका रहता है। कारण, हाई क्वालिटी एजुकेशन नंबर 1, ईज ऑफ पीजी, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा अच्छी है, कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, लैंग्वेज का बहुत एक्सट्रीम बैरियर नहीं है, जबकि केरला में ये सारी चीजें रिवर्स हैं। ठीक है, कम पीजी सीट्स हैं। ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई है। लैंग्वेज और फूड की एक नॉर्थ इंडियन या सेंट्रल इंडिया के कैंडिडेट के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है केरला में जाकर के, कम्युनिकेशन का बैरियर बनता है। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी केरला सेफ नहीं माना जाता है। जो भी आज तक हमने पेरेंट्स का सेंटीमेंट देखा है, राजस्थान साइड के, यूपी साइड के, वो केरला भेजने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। वो 60 लाख रुपए कर्नाटका में देने को चुप रहे, केरला को करने के लिए तैयार नहीं है। तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेट के अंदर कोई भी नहीं भेजना चाहता है। तो कर्नाटका हाई डिमांड में रहता है, केरला से भी ज्यादा कर्नाटका हाई डिमांड में रहता है। ठीक है, सो आज हम कर्नाटका के बारे में ही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले वीडियो कैसे चलेगी, सबसे पहले मैं आपको स्टेप समझाऊंगा क्या क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है सारी चीजें। ठीक है, अभी तक क्या हुआ और करना क्या क्या होता है वो देख लीजिए। स्टेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है ऑफ यूजी सेट। जो के सेट का फॉर्म भरने की बात चल रही थी, जो नीट के एग्जाम से पहले ओवर हो चुका है, बट घबराने की बात नहीं है।
आप लोगों के लिए फिर से खोला जाएगा। लास्ट ईयर भी रिजल्ट के बाद 3 दिन का टाइम दिया गया था, इवन 1 दिन के लिए डेट भी एक्सटेंड करी गई थी, तो 3 से 4 दिन का टाइम आपको जरूर इस बार भी मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, सेट सेल का फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो यूजी सेट है ना, यूजी सीईटी, कर्नाटका सीईटी भी बोल देते हैं इसको हम, तो ये फॉर्म भरना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये फॉर्म आप भरोगे कौन सी वेबसाइट पे भरना है, setonline.karnataka.gov.in पे, ठीक है। इस तरीके की सुंदर सी वेबसाइट आपको दिखती है इधर, यहाँ पर आप ध्यान दोगे, यहाँ पर लिंक आएगा, ठीक है। इधर लिंक, इस वाली लेटेस्ट अनाउंसमेंट कॉलम के अंदर लिंक आएगा एक, कि आप रजिस्ट्रेशन लिंक जब भी जनरेट होगा हम टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे, और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका डेमो भी हम आपको लाइव आकर के दे देंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप केसेट का फॉर्म भरेंगे, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी को बताएंगे हाँ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, आपसे 2500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी, आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकल जाएगा, वहां तक आप पहुंच गए। सबसे पहला स्टेप हुआ रजिस्ट्रेशन, जो कि नीट के एग्जाम से पहले बहुत लोग कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो आगे चल के कर सकता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, लास्ट ईयर भी नोटिस आया था, लास्ट ईयर भी 3 दिन की डेट दी गई थी, जहां तक मुझे अगर सही ध्यान है तो 7 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त के बीच की डेट दी गई थी, जिसे एक्सटेंड किया गया था 10 अगस्त के लिए। तो काउंसलिंग चालू होने से जस्ट पहले आपको डेट 4 दिन का समय दे दिया गया था न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। सो इस तरीके की वेबसाइट आएगी जब आप खोलोगे तो, और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो हम आपको लाइव डेमो यहाँ पे आकर के दे देंगे कि किस क्रेडेंशियल में क्या चीज आपको फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेप है, ठीक है, ये आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद कहानी आगे की सुनिए। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद होती है नीट रोल नंबर की एंट्री। रिजल्ट आने के बाद पोर्टल पे एक लिंक जनरेट किया जाता है कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा, वहां पे आपको नीट का रोल नंबर फिल करना होता है, और जो क्रेडेंशियल वहां मांगे होते हैं वो, क्योंकि देखिए एनटीए डेटा देता है एमसीसी को और सभी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज को। जब भी रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट का डेटा सभी काउंसलिंग अथॉरिटीज को पहुंच जाता है। तो जैसे ही आप नीट का रोल नंबर पोर्टल पे डालोगे तो आपके सारे क्रेडेंशियल ऑटोमेटिकली ले लेगा, और आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन वहां से आ जाएगा, जो आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिए, ठीक है। तो अभी तक क्या स्टेप समझ में आए, रजिस्ट्रेशन करना है और नीट का रोल नंबर अपलोड करना है। ये वाला इवेंट कब होगा, नीट के रिजल्ट के बाद। तो अभी के लिए क्या करना है हमें, सिर्फ जिन्होंने कर रखा है उनके लिए एक लिंक जनरेट हुआ है अभी वेबसाइट पे। क्या लिंक है वो, जो बच्चे 12th क्लास का, जैसे आईसीएसई का भी रिजल्ट आ गया, जिन्होंने 12th क्लास की अपनी डिटेल पहले नहीं डाली थी क्योंकि उनका पासिंग स्टेटस नहीं पता था उन्हें, जो ड्रॉपर थे उन्होंने तो 12th की अपनी सारी डिटेल पहले ही डाल दी थी, बट जो ड्रॉपर नहीं थे, फ्रेशर बच्चे थे जिनका रिजल्ट अवेटेड था, उन बच्चों को 12th क्लास के मार्क्स वगैरह सब अपलोड करने हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए लिंक वेबसाइट पे जनरेट कर दिया गया है, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए। सीबीएसई का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद फिर से खुलेगा। तो स्टेप नंबर 2 ये है कि 12th क्लास के क्रेडेंशियल डालने हैं जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया था। रिजल्ट आने के बाद 12th का आपको यहाँ पे डालना है। अभी कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो केईए है, ठीक है, उन्होंने अपने वेबसाइट पे लिंक जनरेट कर रखा है 12th क्लास के मार्क्स वगैरह डालने के लिए, ठीक है। अब नीट के रिजल्ट के बाद नीट का रोल नंबर एंट्री होती है, लिंक जनरेट हो जाता है, वहां पे आप अपना रोल नंबर डालते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि प्रोसेस टू बी डन आफ्टर नीट 2025 रिजल्ट अनाउंसमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाली चीज होगी, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, ऑप्शन एंट्री, जिसको हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग बोल रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली एमसीसी में हर स्टेट के अंदर चॉइस फिलिंग बोला जाता है, बट कर्नाटका में चॉइस फिलिंग का नाम होता है ऑप्शन एंट्री। इसको हम ऑप्शन एंट्री बोलते हैं। ऑप्शन एंट्री क्या चीज होती है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेजेस को अरेंज करते हो कि आप पोर्टल, मतलब कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी अपने पोर्टल पे आपसे पूछ रही है एक तरीके से कि भाई बताओ आपको क्या चाहिए सबसे पहले। तो आपने बोला मुझे सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज सबसे पहले चाहिए, मेरी सेकंड प्रायोरिटी वैदई है, फिर मेरी थर्ड प्रायोरिटी एमएस रमैया है, मेरी फोर्थ प्रायोरिटी किम्स एंड सो ऑन। जितने भी कॉलेज आपको चाहिए, कोई लिमिट नहीं होती है डालने की ऑप्शन एंट्री करते टाइम, आप जितने ऑप्शन चाहे उतने डाल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको कॉलेज की क्वालिटी के आधार पे, आपकी प्रायोरिटी के आधार पे कॉलेज को चचाते चले जाना होता है। जो कॉलेज आपको सबसे पहले चाहिए उसे सबसे ऊपर डालना होता है, और जो सबसे लास्ट में चाहिए, मतलब एक एक प्रायोरिटी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी एंड सो ऑन आपको चचाते चले जाना है। उसको हमने बोल दिया ऑप्शन एंट्री। अब जो दूसरे स्टेट से अलग चीज है वो क्या है, कर्नाटका में ऑप्शन एंट्री करने के बाद जो लास्ट स्टेट होती है जहां पे आपने ऑप्शन एंट्री करके छोड़ा रहता है, उसको वो फ्रोज कर देता है, मतलब फ्रीज कर देता है, ठीक है। फ्रीज होता है मतलब चॉइस लॉक हो जाती है, एक तरीके से आपकी फ्रीज हो जाती है। उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज कब कर सकते हो, फोर्थ स्टेप में। फिर उसके बाद आता है मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है। मॉक अलॉटमेंट क्या है, रियल फाइनल अलॉटमेंट से पहले एक मॉक अलॉटमेंट कर्नाटका देता है। एमसीसी में ये सब मॉक अलॉटमेंट जैसी चीज नहीं होती है, ठीक है। एमसीसी में जो सीधा रिजल्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने आपको मॉक अलॉटमेंट दे दिया। क्या दे दिया, मॉक अलॉटमेंट। अब अगर आपको मान लीजिए कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपको लगता है नहीं यार मुझे अपनी चॉइस चेंज करनी है फाइनल अलॉटमेंट से पहले, तो आप उसको रीअरेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कोई भी चॉइस को डिलीट कर सकते हो, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है, मैं आपको एग्जांपल से अगर समझाने की कोशिश करूं, अगर आपने मान लीजिए सबसे पहले सेंट जॉन्स डाला, ठीक है, ये अच्छे से समझ लेना, गलती यहीं पे होगी, फिर ध्यान रखिएगा, फिर काउंसलिंग में गलती यदि हो गई तो फिर कॉलेज जो मिलने वाला होगा वो नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपकी प्रेफरेंस ये थी, मॉक अलॉटमेंट से पहले आपने इस तरीके की प्रेफरेंस डाली, ये आपने वैदी डाल दिया, फिर उसके बाद आपने किम्स डाल दिया,
ठीक है। उसके बाद आपने बी आर अम्बेडकर डाल दिया, ठीक है, बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज डाल दिया। उसके बाद आपने फादर मुल्लर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या डाल दिया, फादर मुल्लर। ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट थी बिफोर मॉक अलॉटमेंट। अब मॉक अलॉटमेंट में आपको पता चलता है कि यार आपको बी आर अम्बेडकर मॉक अलॉटमेंट में अलॉट हुआ है, बट आपको लग रहा है नहीं नहीं यार, बी आर अम्बेडकर से बेहतर तो फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज है। तो आपने क्या किया, मॉक अलॉटमेंट आने के बाद आपको पता चल गया यार ये तो मेरे से गलती हो गई, मुझे लग रहा है कि फादर मुल्लर बेहतर कॉलेज है, ये इसको मुझे ऊपर लेके जाना है, तो आप फादर मुल्लर को ऊपर ले जाओगे, ठीक है। फिर आपको पता चला कि यार किम्स में तो हॉस्टल की फीस बहुत ज्यादा है, मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो मैं किम्स को हटाना चाहता हूं, तो आप मॉक अलॉटमेंट के बाद इसे हटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपने करी, आप रीअरेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट करते हो, सब सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद करने के बाद आपने चेंज कर दिया, अगर करना है तो, नहीं करना तो एज इट इज रहने देना है। उसके बाद आपका आता है फाइनल अलॉटमेंट, और ये स्टेप है। अब इसके बाद ना बॉस, आप अपनी चॉइस चेंज नहीं, एक बार आपका रियल रिजल्ट आ गया, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका आ गया, उसके बाद आप क्या नहीं कर सकते, सुन लीजिए, ये कर्नाटका में ही है ये सब चीजें, इसलिए मैंने आपको बोला कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसेस है। अब आप क्या नहीं कर सकते, आप कोई भी नई चॉइस ऐड नहीं कर सकते, न्यू चॉइस ऐड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते न्यू चॉइस। एक बार फाइनल रिजल्ट आ गया राउंड वन का, उसके बाद आप कोई भी चॉइस ऐड नहीं कर सकते। मान लीजिए राउंड टू में आप काउंसलिंग करेंगे, राउंड टू में, तो राउंड टू के अंदर बॉस आप डिलीट तो कर सकते हो, रीअरेंज भी कर सकते हो, कॉलेज के ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, बट कुछ नया ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप चाहोगे कि नहीं यार एमएस रमैया वो ठीक है, कोई बात नहीं, 25 लाख फीस है, बट मेरे लिए अफोर्डेबल है, मुझे एमएस रमैया ऐड करना है राउंड टू से, तो वो राउंड टू से ऐड नहीं हो सकता, जबकि एमसीसी की काउंसलिंग में आप शुरू से फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है, यहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलिंग राउंड टू में करने का मौका नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी, इसलिए हम जब प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, हम जो गाइडलाइन स्टूडेंट को देते हैं, जो बच्चे हमसे कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम पहले ये सब ब्रीफ करके चलते हैं कि भाई ये चीज है, ऐसे ऐसे चीजें करनी है, ठीक है। ये सब चीजों की जानकारी आपको कोई नहीं देगा, वेबसाइट पे आकर के चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो बहुत अलर्ट रहना है काउंसलिंग के प्रोसेस में। अब आपको प्रोसेस सीखना है यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको सारी चीज यहाँ पे समझा रहा हूँ, ढंग से समझ लीजिए, ताकि आप अपनी काउंसलिंग को ठीक से प्लान कर सकें, ठीक है। क्योंकि नंबर भी आ जाएंगे, रैंक भी आ जाएगी, अगर प्रोसेस ठीक से नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी बॉस, ठीक है। तो आप कोई भी न्यू चॉइस ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि राउंड वन की जब चॉइस फिलिंग हो रही होगी, मॉक अलॉटमेंट हो रहा होगा, उससे पहले ही आपको सारे कॉलेजेस डाल देने हैं, ठीक है, वो सारे कॉलेजेस जो आपके बजट में आते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद आपको कोई नई चॉइस ऐड करने की जरूरत ना हो, उतने पर्याप्त कॉलेजेस आपको डाल देने हैं, ठीक है। भले ही आपको अब पता है कि नहीं यार मुझे तो टॉप 5 मेरी प्रेफरेंस मिल जाएगी, बट फिर भी आप सारे ऐड तो कर दो ना, ताकि बाद में आप डिलीट कर सको उसे, ठीक है। बट अगर आपने शुरू में ही कम रखी तो नई चॉइस आप ऐड नहीं कर पाओगे। आई होप आप अंडरस्टूड है यार, इतना एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो अब अंडरस्टूड है कि नई चॉइस आप ऐड नहीं कर सकते फर्स्ट राउंड के रियल अलॉटमेंट के बाद। मॉक अलॉटमेंट के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, मॉक अलॉटमेंट ही फाइनल वो तारीख होती है जिस दिन मॉक अलॉटमेंट आता है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो चॉइस को, पर नई चॉइस ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ गई आई होप, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनल अलॉटमेंट, उसके बाद होता है अलॉटमेंट के बाद। अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि भाई मुझे कौन सा कॉलेज मिला है। फॉर एग्जांपल आपको फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज मिला है, ठीक है। अब आपको पता चल गया मुझे फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज मिला है, उसके बाद ये आती है चॉइस एक्सरसाइज करने की बारी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं पे सारा खेल है समझने वाला। ये चॉइस एक्सरसाइज क्या है, ठीक है। तो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी आपसे चॉइस एक्सरसाइज में आपको 4 चॉइस देती है। वो कौन कौन सी है 4 चॉइस, यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। क्या करना है, अगर आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हो, ठीक है, यदि आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है आप कॉलेज चेंज करने की, मतलब मैं फादर मुल्लर जो मुझे अलॉट हुआ, अच्छे से समझ लेना, बहुत प्यार से समझाऊंगा सारी चीजें, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको फादर मुल्लर अलॉट हुआ, ठीक है, क्योंकि ये चॉइस एक्सरसाइज आपको एमसीसी की काउंसलिंग में, यूपी की काउंसलिंग में वहां सब नहीं करनी पड़ती, सिर्फ कर्नाटका का ही ड्रामा है ये, ठीक है। तो फादर मुल्लर मान लीजिए आपको मिलता है, अलॉट हुआ, आपको पता चल गया फाइनल रिजल्ट में कि भाई मुझे फादर मुल्लर मिला है। अब आपको डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, 4 ऑप्शन दिए आपको अथॉरिटी ने, क्या क्या भाई। पहला है कि मैं 100% खुश हूं अपने अलॉटेड कॉलेज से एंड मैं एडमिशन लेना चाहता हूं इस कॉलेज में बाय पेइंग द फीस, फर्दर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। अब क्या है कि पहली चॉइस क्या हो गई यहाँ पे कि मेरे को जो फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज मिला है ये मेरी बेस्ट चॉइस थी, मेरे को यही चाहिए और मैं खुश हूं, मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, मैं आगे काउंसलिंग में कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं, मेरे लिए ये कॉलेज मेरा फाइनल है, ठीक है। उसको करनी है चॉइस नंबर 1 चूज। चॉइस नंबर 2 किसको चूज करनी है, जो बच्चे अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड तो हैं बट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड बाय होल्डिंग द अलॉटेड सीट फॉर इंप्रूवमेंट फ्रॉम हायर ऑर्डर ऑप्शन। अब देखो ये मैक्सिमम बच्चे ये वाली इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्या होता है, जैसे आपने फादर मुल्लर आपको मिला, आप चाहते हो कि मेरी ये सीट होल्ड रहे, मतलब ये सीट मेरी पक्की रहे, इससे ऊपर मुझे अपग्रेडेशन करने का मौका मिल जाए, मैं राउंड 2 की काउंसलिंग में भी जाना चाहता हूं, यानी कि मैं अपग्रेडेशन में जाना चाहता हूं। अगर मेरी सीट अपग्रेड नहीं होगी तो मिनिमम मेरे पास फादर मुल्लर तो रहेगा ही, है ना, 100% मेरे पास फादर मुल्लर तो रहेगा ही, बट मैं ट्राई करना चाहता हूं राउंड 2 की काउंसलिंग में कि क्या मुझे इससे ऊपर की प्रायोरिटी जो मैंने ऊपर अपना सेंट जॉन्स डाल रखा है, या मैंने जो वैदी डाल रखा है, या मैंने जो किम्स डाल रखा है, इसमें से भी क्या मुझे मिल सकता है। तो आप डालोगे
जाओगे चॉइस 2, ठीक है। चॉइस 2 का मतलब है आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो। चॉइस 3 क्या है, आप फ्री एग्जिट करना चाहते हो। फ्री एग्जिट का क्या मतलब होता है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज से आप खुश नहीं हो और आपको वो कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं करनी है, बट काउंसलिंग में आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हो, आपको राउंड 2 में बैठना है, बट इस सीट पे आप कुछ नहीं हो, आपको फ्री एग्जिट करना है, मतलब आप रिपोर्टिंग होल्ड नहीं करना चाहते, उस सीट को आप फ्रीली छोड़ देना चाहते हो, ठीक है। अब फर्क क्या पड़ेगा, मान लीजिए थर्ड सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप बैठे और आपने चॉइस 3 सेलेक्ट करी थी और कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आपको फिर आप खाली हाथ रह गए, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। मैं कहना ये चाहता हूं, मान लीजिए आपको आपको फादर मुलर की सीट अलॉट हुई थी और आपने चॉइस नंबर 3 चूज करी, ठीक है, चॉइस नंबर 3 चूज करी और आपने सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ये ऊपर के 3 कॉलेजेस डाल दिए, बट खुदा ना खास्ता इन 3 कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं है, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा, ये फादर मुलर की सीट भी चली जाएगी आपकी, क्योंकि आपने चॉइस नंबर 3 सेलेक्ट करी थी। और 4 वो है कि भाई मुझे तो काउंसलिंग से ही बाहर होना है, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आगे आपकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 3 और 4 चॉइसेस जो है ये रेयर होती है, सबसे ज्यादा बच्चे चॉइस 2 के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। तो अब प्रोसेस क्या है, जो बच्चे चॉइस 1 को चूज करेंगे उनको क्या करना पड़ता है, आगे आप देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर, ठीक है। फी पेमेंट होती है आपकी। अब जो बच्चे चॉइस 1 और चॉइस 2 को सेलेक्ट करते हैं उनको क्या करना होता है, उनको कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे, जो भी हमने आपको केईए की वेबसाइट बताई है, उस पे एक फी पेमेंट का लिंक जनरेट हो जाता है आफ्टर रिजल्ट। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, फी पेमेंट करनी पड़ती है। फी पेमेंट कैसे होती है, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो जिन्होंने इफ सेटिस्फाइड एक्सरसाइज चॉइस 1 ऑन द केईए वेबसाइट पोर्टल, मतलब क्या है कि जितने बच्चे चॉइस 1 को सेलेक्ट करेंगे वो फी पेमेंट करेंगे। फीस कितनी डालनी होती है, अभी 12 लाख है, ठीक है, 12 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है, ठीक है। तो ये 12 लाख रुपए इतनी फीस के बराबर आपको जो है भुगतान करना है। कैसे करना है, बाय डाउनलोडिंग प्रिंट द ई चालान फ्रॉम द केईए वेबसाइट। आपको चालान, देखो चालान के माध्यम से पेमेंट होती है कर्नाटका के अंदर, मतलब जो 12 लाख रुपए का भुगतान आपने करना है, वेबसाइट के ऊपर चालान आ जाएगा, चालान को आपने बाहर निकाल लेना है, ठीक है, अपनी सारी चीजें फिल करके, और उस चालान को ले जाकर के बैंक में दे देना है। बैंक से आपके खाते से पैसे कट जाएंगे, कॉलेज के खाते में चले जाएंगे, और आपको बैंक, मतलब चालान में 3 पार्ट होते हैं, चालान में क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, एक बैंक रख लेता है और 2 कॉपी आपको दे देता है। उस 2 में क्या है, एक आपकी और एक कॉलेज की कॉपी है, ठीक है। तो तीनों पार्टी के बीच की चीज है ना, एक आप हो गए, एक बैंक हो गया और एक कॉलेज हो गया। तो चालान की एक, मतलब 3 ऐसे, देखिए ये चालान का फॉर्मेट रहता है, इस तरीके से चालान आपको दिखाई देता है, जिन लोगों को नहीं पता है इस तरीके से। तो ये वाली कॉपी ले गया बैंक, ये दोनों आपको दे देगा, इसमें से एक कॉपी आपको कौन सी देनी है, आपको अपने कॉलेज को देनी है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आपने कर दी फी की पेमेंट, आपको फीस वेरिफिकेशन स्लिप मिल गया, आप यानी कि आपको रसीद मिल गई कि हाँ आपने 12 लाख रुपए का जो फीस है वो दे दिया है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे सुनिए स्टेप आगे क्या है, ठीक है। अब आपने फीस दे दी, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन किया, नीट का रोल नंबर डाला, ऑप्शन एंट्री करी, मॉक अलॉटमेंट हुआ, मॉक अलॉटमेंट होने के बाद क्या हुआ कि आपको फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट के बाद आपने चॉइस एक्सरसाइज कर दी, 1 2 3 4 जो भी आपको चूज करना था आपने कर दिया। यदि आपने चॉइस नंबर 1 चूज करी है या 2 चूज करी है, आपको फीस तो पेमेंट करनी ही करनी है, ठीक है। अब क्या करना है, जिन बच्चों ने ऑनलाइन फी सबमिशन बाय चॉइस 1 एंड चॉइस 2 कैंडिडेट, आप देख सकते हो, एंड डाउनलोडिंग द पेमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, और ये रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको यूज करनी है। अब देख लो, अब क्या है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड सबमिशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे एट केईए बैंगलोर। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जितने भी बच्चे चॉइस नंबर 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, जिनका कॉलेज फादर मुलर फाइनल है, ठीक है, फादर मुलर के मैं एग्जांपल से आपको सारे कर्नाटक समझा दूंगा, ठीक है। सो जिसकी चॉइस नंबर 1, जिसने एक्सरसाइज में चॉइस नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उसका मतलब उसको फादर मुलर में एडमिशन लेना है। अब आगे क्या करना है, फीस पेमेंट वो कर चुका, उसके पास रसीद आ गई, चालान आ गया उसके पास, उसको रसीद मिल गई वापस। अब क्या करना है कि सभी डॉक्यूमेंट्स, जो मैं आने वीडियो के लेटर आप में समझाऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स और ये जो वेरिफिकेशन स्लिप है वो ले जाना पड़ेगा केईए बैंगलोर। अब ये इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे आपको फादर मुलर मैंगलोर में ही क्यों ना मिला हो, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट आपके जमा कराने, यानी कि डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होगा फिजिकली होगा, आपको फिजिकली बैंगलोर जाना पड़ेगा, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो कि मलेश्वरम में पड़ता है बैंगलोर में, वहां जाकर के उनके ऑफिस के अंदर सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे। वहां पे क्या होता है ना कि पूरी टीम बैठी होती है, बहुत सारे टेबल बिछा रखे होते हैं और कुर्सियां बिछा रखी होती हैं। अब एक एक करके जितने भी बच्चे आते हैं उनको रैंक वाइज बुला लिया जाता है कि इस दिन इतनी से इतनी रैंक तक के बच्चे आएंगे वेरिफिकेशन कराने, फिर इतनी से इतनी रैंक तक के बच्चे आएंगे। तो सभी बच्चे जाते हैं केईए बैंगलोर, वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा देते हैं और बदले में आपको पिंक कलर की एक स्लिप मिल जाती है कि यार योर डॉक्यूमेंट हैज बीन वेरीफाइड, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब ये करना किसको है, सिर्फ किसको जाना है बैंगलोर, जिसने चॉइस नंबर 1 सेलेक्ट करी है, ठीक है। 2 वालों को नहीं, 2 वाले कौन से, अपग्रेडेशन। उनका क्या सीन रहता है कि आपने फीस तो दे दी, फीस इसलिए दी क्योंकि आपको सीट होल्ड करनी थी, है ना। आप होल्ड करने के लिए फीस तो देनी पड़ेगी, भुगतान तो करना पड़ेगा, आपने फीस दे दी कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी को, बट अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको अभी से जाने की जरूरत नहीं है। जब राउंड 2 में सीट अपग्रेड हो जाएगी तब आपको जाना है बैंगलोर इसी तरीके से। तो फर्स्ट राउंड में सिर्फ चॉइस 1 सेलेक्ट करने वाले बच्चों को बैंगलोर जाना होता है, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप कराते हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद पिंक स्लिप ले लेते हो वहां से, मतलब योर डॉक्यूमेंट हैज बीन वेरीफाइड। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने जमा करा दिए वहां पे, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एनेक्सर 1 और 9, अभी सब बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं वहां पे।
तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके बैंगलोर में जमा हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो स्लिप लेकर के आपको जाना है और फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जाना है उस कॉलेज में, यानी कि फादर मुलर में जाना है रिपोर्टिंग करने के लिए। ठीक है, अब रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा एंड सबमिशन ऑफ हॉस्टल एंड यूनिवर्सिटी चार्जेस। ठीक है, अब आपको हॉस्टल विजिट कराया जाएगा, आप कॉलेज में जाओगे, आपको हॉस्टल दिखाया जाएगा यदि आप इंटरेस्टेड होगे। देखो यूपी की तरह कर्नाटका में ऐसा नहीं है, यूपी में क्या हॉस्टल कंपलसरी है। कर्नाटका में आपको चॉइस दे दी जाती है कुछ कुछ कॉलेजेस में कि यार ये इन कॉलेजेस में जैसे बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा भाई हॉस्टल में रहना आप हॉस्टल में रह लो, बाहर रहना आप बाहर रह लो। हॉस्टल दिखा देते हैं, यदि पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है। 75,000 रुपए हम फीस लेंगे हॉस्टल की। अब अलग अलग कॉलेज की अलग अलग है, जैसे मैंने एग्जांपल से आपको बताया बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में 75,000, फादर मुलर में 1,20,000 फीस है, कैंपेगौड़ा की और भी महंगी है, 2 लाख रुपए फीस लेते हैं वो साल की। ठीक है, तो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग हॉस्टल फीस है, बट ट्यूशन फीस सबकी कॉमन है 12 लाख रुपए। ठीक है, वो फीस स्ट्रक्चर का भी मैं आपको डिटेल दे दूंगा। तो आपने कर दी रिपोर्टिंग, फादर मुलर चले गए, आपने हॉस्टल के नाम का या तो वो ऑनलाइन ट्रांसफर करा लेंगे या आपसे एक डिमांड ड्राफ्ट ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको एडमिशन लेटर मिल गया वेबसाइट से। अब जैसे ही आप रिपोर्टिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर लोगे, आपको वेबसाइट से एडमिशन लेटर अपना डाउनलोड करने और आपकी एडमिशन की प्रक्रिया क्या हो गई, पूरी हो गई। ठीक है, पर जितने बच्चे चॉइस नंबर 2, 3 सेलेक्ट किए थे वो आगे चले गए काउंसलिंग में, राउंड 2 में चले गए। अब राउंड 2 में जब सीट अलॉट होगी उसके बाद उन्हें भी सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बट ऑन द अदर हैंड अब आ जाता है मेन गेम। अब आ जाओ, तो चॉइस 1 वाले तो सेट हो गए, अब बच्चे आगे कौन से जाएंगे? जिन्होंने चॉइस 2 और 3 सेलेक्ट करी है, मतलब राउंड 2 की काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बच्चे आगे आएंगे। अब क्या होता है, कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी जिन्होंने चॉइस 3 सेलेक्ट करी होती है, यानी कि जिन्होंने फ्री एग्जिट किया होता है, चॉइस 3 सेलेक्ट करने वाले बच्चे कौन से होते हैं? जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई बट वो सीट को जाने देना चाहते हैं ऐसे ही कि भाई हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी है यहाँ पे, हम नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, हमें ये सीट अभी फिलहाल ये वाली सीट तो हमें नहीं चाहिए। तो चॉइस 3 वाले बच्चे राउंड 2 में पहुंच गए और चॉइस 2 वाले बच्चे जो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं वो वाले बच्चे राउंड 2 में पहुंच गए। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट हाँ आराम से सुनेंगे तो समझ में आएगा, जरूरी है समझना। ठीक है, तो चॉइस 2 वाले बच्चे और 3 वाले बच्चे कहां पहुंच गए? राउंड 2 में पहुंच गए। अब आपसे क्या बोला जाएगा राउंड 2 की चॉइस फिलिंग से पहले चॉइस 3 वाले बच्चों से कि भाई 1 लाख रुपए का करा दो अब सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि राउंड 2 के बाद सीट छोड़ने की परमिशन आपको नहीं है। यदि आप सीट छोड़ते हो राउंड 2 के बाद अलॉटेड सीट छोड़ते हो तो आपका जो 1 लाख ये जो जमा कराएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे रखा लेते हैं। राउंड 1 में नहीं लगवा लिया, आपको एमसीसी की काउंसलिंग में, यूपी की काउंसलिंग में राउंड 1 से ही 2 लाख रुपए जमा कराने होते हैं। ठीक है, राजस्थान में भी राउंड 1 से ही कराने होते हैं, बट कर्नाटक राउंड 2 से पैसे लेता है आपसे 1 लाख रुपए, हरियाणा भी राउंड 2 से आपसे पैसे ले लेता है प्राइवेट के केस में 1-1 लाख रुपए। ठीक है, सो आपसे 1 लाख रुपए ले लिया सिक्योरिटी, ताकि आप सीट अलॉट करा के छोड़ो नहीं राउंड 2 में। ठीक है, बट चॉइस 2 सेलेक्ट करने वाले बच्चे जिन्होंने 12 लाख ऑलरेडी दे रखे हैं केईए को, उनको 1 लाख रुपए सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सीट छोड़ेंगे तो उनकी फीस तो वापस हो जाएगी, बट 1 लाख को माइनस कर लेंगे उसमें से। तो 1 लाख तो जाना ही जाना है जो बच्चे राउंड 2 के बाद सीट को छोड़ेंगे। बच्चे छोड़ते हैं हर साल सीट, क्योंकि उन्हें डीम का कोई ऑप्शन मिल गया होता है, अपने स्टेट के अंदर कोई कॉलेज मिल गया होता है, इसलिए वो कर्नाटक की सीट छोड़ते हैं। तो काउंसलिंग मैनेज करनी पड़ती है मल्टीपल स्टेट्स की एक साथ, वो सारी चीजें डेटा एनालिसिस पे बेस्ड होती है। डिसीजन क्या लेना है उसमें हम आपकी सहायता करते हैं ना, या जो भी आपके काउंसलर्स है या आप खुद से चीजें कर रहे हो, उस चीज में वो डिसीजन बनाने के लिए करना क्या है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, डेटा है, उसने काफी सारी चीजों को काफी सारे बच्चों को इस प्रोसेस से गुजारा है, वो बंदा आपकी हेल्प कर सकता है। इसलिए तो आप सबके काउंसलिंग प्रोग्राम्स में कंसल्टेंट के साथ या काउंसलर के साथ जुड़ते हो ना, वही तो फायदा होता है आपको वहां पे। ठीक है, सो अगर आपको ठीक गाइडेंस है तो गलती नहीं होती है। ठीक है, कौन सी चॉइस सेलेक्ट करनी चाहिए हमें आगे, देखो कोई चॉइस कौन सी सेलेक्ट करनी है इस चीज का डिसीजन लिया जाता है इस पॉसिबिलिटी पे। अगर मुझे पॉसिबिलिटी है यदि मेरे स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा में कुछ बेहतर मिलने की उम्मीद है तो मैं वेट भी करूं, बट अगर ये क्लियर है कि यार इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता और ये फाइनल करना है, तो फिर आप चॉइस 1 सेलेक्ट करके अपना एडमिशन कंप्लीट करो। ठीक है, तो हम आगे आए काउंसलिंग में, चॉइस 2 सेलेक्ट करके आ गए, हमारी सीट अपग्रेड हो गई। फिर उसके बाद आपको ये बैंगलोर जाना है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा देने और अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी है। तो पहले एक जंक्शन इन्होंने बना लिया कि भाई आपको पहले के बैंगलोर आकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, तो ये था अभी तक का। अब आपको इकोसिस्टम समझ में आया? तो एमसीसी का जब मैं पूरा ब्रोशर आपको एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट वीडियो एमसीसी की काउंसलिंग कैसे करनी है उस चीज पे होगी। ठीक है, केरला की काउंसलिंग कैसे करनी है उस चीज पे होगी। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं, अभी तक समझ में आ गई होंगी आपको बातें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आगे यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, क्या है ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि ऑप्शन एंट्री इज ओनली वंस। कर्नाटका में सेकंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, आप अपनी चॉइसेस को रीअरेंज कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो, कुछ हटाना चाहते हो तो नया ऑप्शन ऐड नहीं कर सकते। हाँ, एक कंडीशन में आप नया ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो कि अगर कोई कॉलेज पार्टिसिपेट ही राउंड 2 से कर रहा है, कोई नया कॉलेज ऐड हो गया सीट मैट्रिक्स में, तब आप उस ऑप्शन को ऐड कर सकते हो। अदर देन उसके अलावा कोई ऑप्शन आप नया ऐड नहीं कर सकते। तो कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर ऑप्शंस अगेन फॉर फर्दर राउंड। ठीक है, एज प्रोविजंस फॉर मॉडिफाइंग डिलीटिंग द ऑप्शंस आर अलाउड। मैंने बताया ना कि डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बट ऐड नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स में डिलीट और अल्टर द ऑर्डर ऑफ ऑप्शन बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ द कैंडिडेट ऑप्टेड आफ्टर द रिस्पेक्टिव राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, मतलब राउंड 1 के बाद। इफ एनी कॉलेज एंड कोर्स एडिड टू द सीट मैट्रिक्स, मैंने बताया ना कि अगर सीट मैट्रिक्स में कुछ ऐड हो गया, ओनली एडिशन ऑफ दोज कॉलेजेस, जो कॉलेज नया आया होगा उसको आप ऐड कर सकते हो, उसकी एंट्री करना अलाउड होता है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ढंग से समझ लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये वाली बात समझ में आई। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आ जाओ जितने भी बच्चे नॉन कर्नाटका के हैं, मतलब मैक्सिमम यही है जो हमारे चैनल पे देख रहे हैं, सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट्स ही सारे देख रहे हैं। ठीक है,
तो दे हैव टू फर्स्ट रजिस्टर थ्रू ऑनलाइन के ये वेब पोर्टल, ठीक है, वो मैंने आपको मैं समराइज कर रहा हूँ मतलब स्टेप्स को। एंटर ऑल द डिटेल्स एंड पे द रजिस्ट्रेशन फी, जो 2500 रुपए आपको देने वो आपने दे दिए, आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल करके रख लिया जो कि आगे आपको एडमिशन के टाइम पे के में जमा कराना है। फर्दर दे हैव टू एंटर द 12th स्टैंडर्ड मार्क्स डिटेल, मतलब वही मैंने समझा दिया आपको, एंड अपलोड द पीडीएफ फॉर्मेट इन द सेम वेब पोर्टल, मतलब 12th क्लास की मार्कशीट को आपने पीडीएफ बना करके वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो के सेट का जो रजिस्ट्रेशन है, यूजी सेट जिसको हम बोल रहे हैं, उसका जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको पीडीएफ बना करके अपलोड करना होता है, ठीक है। तो स्टेप क्या हुए, पहले 12th क्लास की मार्क्स अपलोड कर दिए, कैंडिडेट हैव टू अपलोड द नीट यूजी 2025 स्कोर कार्ड, नंबर 1, नंबर 2 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट एक सिंगल पीडीएफ बना करके, मतलब आपको जो स्कोर कार्ड क्या होता है, रैंक लेटर भी बोल देते हैं उसको हम, जो आपका रिजल्ट डाउनलोड होगा ना नीट के रिजल्ट आने, आज जिस दिन नीट का रिजल्ट आता है तो एक रैंक लेटर बन के आपको मिलता है जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक और आपको परसेंटाइल आपकी लिखी होती है सब्जेक्ट वाइज और आपके मार्क्स ऑब्टेन लिखे होते हैं, तो उसी को हम स्कोर कार्ड या रैंक लेटर बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, सेम चीज है, ठीक है। तो ये चीज 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट की एक पीडीएफ बनानी है, वो आपको केए की वेबसाइट पे जब लिंक जनरेट होगा, वो हम सारे नोटिफिकेशंस देते रहते हैं, जितने भी क्लाइंट्स हमारे से जुड़े हुए हैं या टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़े हो, तो हम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। मैं जस्ट आपको ब्रीफ कर रहा हूँ स्टेप्स, ताकि कुछ मिस नहीं हो, आपको पता हो कि हाँ यार ये चीज होती है और हमें इन चीजों पे ध्यान देना है कि हाँ अब 12th क्लास के मार्क्स डालने हैं, अब नीट का रोल नंबर अपलोड करना है, अब ये पीडीएफ अपलोड करनी है, अब ऑप्शन एंट्री करनी है, अब मॉक अलॉटमेंट होगा, फिर उसके बाद आपको चॉइस एक्सरसाइज करने का टाइम दिया जाएगा। तो कोई भी स्टेप यदि मिस हो गया तो आपका एडमिशन गया, सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मिस नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। स्कैन इन वन सिंगल फाइल, मतलब सॉरी 2025 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 10th का मार्कशीट 12th का मार्कशीट अपलोड कर देना है सिंपली, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको चीजें समझ में आई है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा बट कोई बात नहीं, मैं इसका पीडीएफ आपको, इस पीपीटी का पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आ जाता है कि भाई अब जो आप के ये बैंगलोर गए थे वहां पे आपको डॉक्यूमेंट कौन से लेकर के जाने थे, सारी चीजों के बारे में एक एक डिटेल से आप समझ लो, ठीक है। भाई सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए, फाइनल प्रिंट आउट ऑफ द, क्या चाहिए आपको, फाइनल प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आप यूजी सीट का जो के सेट का आप फॉर्म भर रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी चाहिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा उसकी आपको कॉपी चाहिए। भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है रजिस्ट्रेशन करने का, 20-25 मिनट लगते हैं रजिस्ट्रेशन करने में, वो मैं सारा एक एक क्रेडेंशियल समेत आपको समझा दूंगा, किस क्रेडेंशियल में आपने क्या डालना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बट उसके लिए वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो है प्रिंट आउट निकाल के रखना है। दूसरा क्या चाहिए आपको, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द चलान फॉर हैविंग पेड द फीस, मतलब कहना ये चाहता है जो चलान मैंने आपको बताया था ना कि ई चलान के माध्यम से पेमेंट होती है, तो चलान से जब भुगतान हो चुका होगा तो बैंक अपनी कॉपी रख लेगा, आपकी कॉपी और कॉलेज की कॉपी आपको दे देगा, तो ये दो पार्ट आपको दे देगा, एक बैंक रख लेगा, ठीक है। तो ये दोनों इसकी फोटोकॉपी आपको चाहिए ई चलान की, कि हाँ भाई आपके पास पेमेंट का प्रूफ क्या है कि आपने 12 लाख जमा करा दिए, तो चलान आपकी फोटोकॉपी, जो चलान की फोटोकॉपी है वो आपका पेमेंट प्रूफ होता है। उसके बाद क्या है, यूजी नीट का एडमिशन टिकट, यानी कि आपका एडमिट कार्ड की बात चल रही है, यूजी नीट का स्कोर कार्ड आपको चाहिए पड़ेगा, वही मैंने जो रैंक लेटर बोला या फिर स्कोर कार्ड आप बोल लो वो चीज होगा। एनी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये सब चलेंगे, तो कोई भी दो आप लेकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं उस टाइम पे फिर से ब्रीफ कर दूंगा, अभी के लिए बस समझ लीजिए मोटा मोटा चाहिए क्या। तो देख लीजिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं जो आपको बनवाना पड़ जाएगा एंड टाइम पे, ठीक है। 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, जो मतलब पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो आपको इशू कराना होता है, मिलता है ना सीबीएसई में। अच्छा सीबीएसई में तो अब क्या करने लगे हैं कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही चीज होती है, तो 10th-12th की मार्कशीट चाहिए, सिंपली ये कह रहा हूं, जिसका अलग अलग है वो अलग अलग लेके जाएगा, जिसका अलग नहीं है एक ही है दोनों में तो वो एक ही ले जाएगा, 10th-12th की मार्कशीट चाहिए। उसके बाद 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स आपको चाहिए पासपोर्ट साइज के, एनेक्सर 1 और 9, ये एनेक्सर 1 और 9 का फॉर्मेट हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डलवा देंगे, इसको आपको नोटरी करा करके लेकर जाना है एनेक्सर 1 और 9, और नहीं भी करवा के लेके जाएंगे तो भाई साहब के ये बैंगलोर जाओगे ना, वहां पे बाहर 500 रुपए में बना रहे होते हैं एनेक्सर 1 और 9, बहुत लाइन लगा करके लोग बेच रहे हैं, आपको बेच रहे होंगे कि जी एनेक्सर 1 बनवा लो, 9 बनवा लो, इस तरीके से आपको बहुत भीड़ मिल जाएगी, घर से नहीं भी करवा के लेके जाओगे तो भी आपको वहां पे बंदे मिल जाएंगे बनाने वाले, वहीं पे सारा काम हो जाता है, बट अच्छा ये होता है कि आप घर से बनवा के लेके जाइए, ठीक है। सो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 9, एनेक्सर 1 में स्पेसिफिकली क्या है कि भाई जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो इसका फॉर्मेट हम आपको टेलीग्राम पे, अभी जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद हम टेलीग्राम पे इसके फॉर्मेट अपलोड करा देंगे, वहां से आप देख सकते हैं कि क्या चीज है एनेक्सर 1 और 9। 9 तो क्या है, बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड क्या है आपका, आप कहोगे यार सर प्राइवेट कॉलेज के अंदर बॉन्ड किस तरह की, नहीं देखिए कर्नाटका में क्या होता है, 1 साल का रूरल सर्विस, 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड साइन करा जाता है कि पोस्ट एमबीबीएस आपको स्टेट को 1 साल तक सर्व करना है, बट हाँ गवर्नमेंट वाले, क्योंकि स्टेट के पास इतनी सारी नौकरी नहीं है कि वो सभी को दे सके, ग्राउंड रियलिटी ये है कि किसी को सर्व नहीं करना पड़ता, स्पेसिफिकली जो प्राइवेट से पढ़े उनको तो बिल्कुल नहीं करना पड़ता, ठीक है आपसे साइन करा लिया, और कुछ कॉलेज तो साइन भी नहीं कराएंगे, साइन करा लिया बट आपको एक्चुअल में सर्व नहीं करना पड़ेगा, कोई लाइबिलिटी नहीं। हाँ सरकारी वालों से कराया जाता है, जितनी लिमिटेड नंबर ऑफ नौकरी निकलती है वो सरकारी वालों को प्रायोरिटी बेस पे दी जाती है, उन्हें नहीं छोड़ा जाता है, बट हाँ जो प्राइवेट से करेंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ग्राउंड रियलिटी में बस इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए 9 भरवा ले,
लेना है आपसे, पर आपसे सर्विस नहीं कराएंगे, ठीक है। और 1 में क्या है कि आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो ओरिजिनल है ये लिख कर दो, तो एफिडेविट ले लिया एक तरीके से आपने, इन्होंने आपसे, ठीक है। उसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना, जो ग्रीन कलर का सर्टिफिकेट आपको सीबीएसई देती है वो देना है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट देना है, इसके फॉर्मेट उपलब्ध होते हैं, हम सारे फॉर्मेट टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। मतलब किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से या एमडी डॉक्टर से आप मिनिमम एमबीबीएस होना चाहिए या बीएमएस डॉक्टर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। उससे आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपना साइन करा सकते हो। उसमें क्या लिखा होना चाहिए कि दिस वार्ड इज मेडिकली फिट फॉर मेडिकल एजुकेशन, इस तरीके का फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ पर होने वाला बवाल, ये इंपॉर्टेंट है। टीसी या एसएलसी होना चाहिए, ये आपका ना, टीसी आपकी नेशनलिटी का प्रूफ होता है। अच्छा ध्यान रखिएगा कि आपका आधार कार्ड नेशनलिटी का प्रूफ नहीं होता है। आधार कार्ड इज नॉट योर नेशनलिटी का प्रूफ, आधार कार्ड नेशनलिटी का प्रूफ नहीं होता है। कॉलेजेस आपसे आपसे आपकी टीसी या एसएलसी मांगते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके अंदर ना एक कॉलम में लिखा होना चाहिए कि नेशनलिटी इंडियन, ठीक है, नेशनलिटी इंडियन लिखा होना चाहिए। आपका रिलीजन भी कई बार जैसे जो बच्चे मुस्लिम माइनॉरिटी से, क्योंकि कर्नाटका में मुस्लिम माइनॉरिटी की भी सीट्स हैं, बट हाँ प्रायोरिटी कर्नाटका के मुस्लिम्स को दी जाएंगी जिन्होंने 1 से 12वीं तक कर्नाटका में कर रखी है। पहले जैसे अलमीन बीजापुर है, ठीक है, वो कॉलेज के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी का रिजर्वेशन है, जो बच्चे माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, बट जो कर्नाटका की मुस्लिम है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो नॉन कर्नाटका के मुस्लिम है, अगर मेरिट लिस्ट में वो बच्चे खत्म हो जाते हैं तो फिर नॉन कर्नाटका वालों को कंसिडर किया जाएगा, तो अमूमन एडमिशन होता नहीं है जो बाहर के मुस्लिम है उनके लिए, ठीक है। तो एक तरीके से यूजलेस है, बट हाँ माइनॉरिटी क्लेम करने के लिए भी आपकी टीसी काम आती है, आपकी रिलीजन का प्रूफ होता है वो, ठीक है, माइनॉरिटी का प्रूफ होता है। यदि टीसी के अंदर इंडियन या नेशनलिटी मेंशन नहीं है तो आपको पासपोर्ट दिखा देना, एक वैलिड पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट भी नहीं बनवा रखा आपने, तब क्या करना है, नेशनलिटी सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है, वो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम से सिग्नेचर करा के जाना होता है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आपको दे दिए मैंने नेशनलिटी के प्रूफ के, या तो टीसी एसएलसी दे दो, या फिर पासपोर्ट दे दो, या आप नेशनलिटी सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है। तीनों ऑप्शन है, कोई सा सबसे अच्छा होता है टीसी, ठीक है। टीसी नहीं है तो पासपोर्ट, पासपोर्ट नहीं है तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट एसडीएम से सिग्नेचर करा के देना पड़ेगा, ठीक है। नेशनलिटी का मैं फॉर्मेट टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगता है। ये क्या है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस कर्नाटका.gov.in पे आपको जाना होता है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के ना 2000 रुपए लगते हैं जब आप जा रहे होते हो एडमिशन लेने के लिए कर्नाटका में, और ये गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए है, ठीक है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई ऑल इंडिया कोटा से कर्नाटका में, फॉर एग्जांपल बेलगांव इंस्टीट्यूट मिला आपको, या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिला, तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको ऑन द स्पॉट ही इशू कराना होता है। अगर सर्टिफिकेट बनके नहीं भी आया तो जो रसीद आपने 2000 रुपए दिए, जो रसीद आपको जनरेट हुई वो दिखाओगे, उससे भी काम हो जाता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बट हाँ यूनिवर्सिटी में आपको ये चीज देनी होती है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। वो लिंक हम अपने टेलीग्राम पे डलवा देंगे। जो हमारे बच्चे होते हैं तो हम व्हाट्सएप पे भेज ही देते हैं लिंक की कैसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। बट हाँ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए होता है। तो बॉस ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए आपको जब आप के बैंगलोर जा रहे होगे, ठीक है। आई होप आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सभी कमेंट का रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ आपके कमेंट करने से हमें ये पता चल जाता है कि आपको क्या जानना है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बाद बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है और सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यहां पर हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और किसके बारे में बात करेंगे, सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटका के अंदर जो हमारे काम की चीज है ना, वो ओपन कोटा है। सिर्फ कौन सा कोटा है अपने काम का, सिर्फ ओपन कोटा अपने काम का है, ठीक है। ओपन कोटा क्या चीज है, 20% सीटें रिजर्व है दूसरे स्टेट के कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये जो ओपन कोटा है, मान लीजिए किसी कॉलेज के अंदर 100 सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज में कर्नाटका के, तो 100 में से किस तरीके से विभाजन है, देखिए 40% सीटें तो गवर्नमेंट कोटे में चलेगी, जिसपे मात्र 1.5 लाख के अंदर आपकी एमबीबीएस हो जाएगी। बट ये सिर्फ कर्नाटका वाले बच्चों के लिए, ये गवर्नमेंट कोटा जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर है, ये सिर्फ कर्नाटका डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। 20% सीटें ओपन कोटे में, ओपन कोटा मतलब जिसपे 60 लाख रुपए की फीस है। अभी मैं आपको फीस स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, मतलब पूरा एमबीबीएस का बजट 60 लाख का है, 12 लाख पर एनम की ट्यूशन फीस है। इस पे ऑल इंडिया कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो ये वाली सीट है ना, अपन लोग सब कहां आते हैं, ओपन। अच्छा एक है ना जीएम सीट्स होती है, जनरल मेरिट सीट। हम जनरल मेरिट सिर्फ कर्नाटका के जनरल कैटेगरी बच्चों के लिए डिनोट करने के लिए होता है। अपन सब कहां आएंगे, ओपन कैटेगरी में आएंगे। हमारे काम की सीट कौन सी है, ये वाली ओपन कैटेगरी की सीट है। टोटल सीटें सभी कॉलेज में मिला दे तो 763 सीट्स होती हैं टोटल, ठीक है। सो पी सीट क्या है, प्राइवेट सीट। पी सीट देखो यहां पर क्या क्या होता है, एक जी सीट होती है, एक पी सीट होती है, एक एन सीट होती है और एक क्यू सीट होती है, ठीक है। जी सीट मतलब गवर्नमेंट कोटा सीट, इसके लिए हम लोग एलिजिबल नहीं है, हम पी सीट के लिए एलिजिबल है। एन सीट इज फॉर एनआरई एंड क्यू सीट इज फॉर मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा भी समझाऊंगा, जिसको हम अदर कोटा भी डालते हैं। तो 5% रिजर्वेशन होता है मैनेजमेंट कोटे में, 15% होता है एनआरई कोटे में, ठीक है, एंड 40% होता है पी कोटे में, जिस 40 में से आधा दूसरे स्टेट के कैंडिडेट के लिए और आधा कर्नाटका वाले बच्चों के लिए। मतलब कर्नाटका वाले बच्चों के लिए भी ओपन सीट्स होती हैं, 12 लाख वाली सीट होती हैं, 20%, हमारे लिए 20% है, ठीक है। तो ये 20% सभी कॉलेज का रिस्पेक्टिवली लिखा गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है एक एक कॉलेज वाइज डिस्कस करने में, उसका मीनिंग नहीं है कोई भी, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें उपलब्ध हैं, ठीक है। तो ये सीट मैट्रिक्स था, हर एक कॉलेज का आपको स्क्रीन पर दिखा रखा है। अब आगे आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। देखो कर्नाटका में ना सीन क्या है कि 26 तो हो गए आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जिसमें सेंट जॉन्स को मैंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। 26 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज प्लस 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिसको हम स्टेट की डीम्ड यूनिवर्सिटी बोल सकते हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी बोल सकते हो, जैसे एमएस रमैया भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया।
ठीक है। तो जो हम 12 लाख पर एनम वाली सीट की बात कर रहे हैं वो इन सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा है, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा कि किसकी कितनी फीस है। जैसे एमएस रमैया की साल की 25 लाख की फीस है, ठीक है। और आपका बहुत बड़ा अभी मैं भ्रम भी तोड़ूंगा कि जो आप मधुसूदन साई का डाउट पूछते रहते हो कि सर 750 रुपए में एमबीबीएस हो रही है, वहां पे आपको कुछ जानकारी ही नहीं है, ठीक है। मधुसूदन साई लास्ट ईयर बच्चों को पता ही नहीं था और उनसे गड़बड़ हुई बहुत बड़ी, वो भी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि क्या गड़बड़ हुई थी, अभी आपको बताऊंगा, चलो आगे आएगा। तो ट्यूशन फीस सुन लीजिए। अब ये जो 26 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है इसमें से सेंट जॉन्स को साइड कर दो एक कॉलेज को, बाकी जो 25 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बच गए उनके अंदर ये फीस स्ट्रक्चर है। 25 के अंदर सेंट जॉन्स का भी मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। सेंट जॉन्स में फीस कम है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है वो कॉलेज, एक्सेप्शनली बहुत अच्छा कॉलेज, उसको मैं अलग से लूंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो 12 लाख पर एनम की किसी इसमें से, अब इन 25 में से अभी कौन से कॉलेज अच्छे हैं सारी बात होगी। इनमें से सभी कॉलेज के अंदर 12 लाख पर एनम की ट्यूशन फीस हो गई, 4.5 साल के लिए आपसे लेंगे, टोटल अप्रोक्सीमेट आ गया आपके पास 54 लाख की तो खाली ट्यूशन फीस हो गई आपकी एमबीबीएस में। हॉस्टल की फीस आपकी वेरिएबल होती है 75,000 से 2.5 लाख के बीच में, 4.5 साल के लिए ये भी लेंगे, और 6 से 9 लाख रुपए का एवरेज खर्चा हॉस्टल का भी आएगा। तो टोटल बजट निकल करके आपका कर्नाटका का सामने आता है 58 से 63 लाख के बीच में, ठीक है। अब ये इतने बजट पे आपको ये ओपन कोटे वाली सीट मिलती है, कितने नंबर पे मिलेगी, कट ऑफ, सारी चीज डिस्कस कर रहे हैं, जरा शांति रखिए, एक एक चीज समझ में आएगी, डिटेल में डिस्कशन करने आया हूं मैं, ठीक है। सो कुछ भी छूटेगा नहीं, मेरा वादा है यार आपसे, ठीक है। कंटेंट हमेशा नेक्स्ट लेवल ही रहेगा, क्योंकि एक लेवल जब सेट हो जाता है ना किसी चैनल पे तो उससे नीचे का कंटेंट हम बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पूरी बात बतानी ही है 100% आपको, तो धीरे धीरे चलेगा, लंबे हमारे सेशंस होते हैं, बट हाँ पूरा पूरा नॉलेज दिया जाता है चीजों के बारे में, ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं, फीस स्ट्रक्चर समझ में आया, ठीक है। उसके बाद स्पेशल पॉइंट्स अबाउट सेंट जोसेफ मेडिकल कॉलेज, जो मैंने एक कॉलेज आपको साइड करने के लिए बोल दिया था, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया बोल सकते हो आप सेंट जोसेफ मेडिकल कॉलेज। एनआईआरएफ की रैंकिंग में भी टॉप 50 में रहता है हर साल सेंट जोसेफ मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। इसमें खास बात क्या है, ठीक है, इसमें कुछ खास बातें हैं जो उन 25 कॉलेज में नहीं है। यहाँ पे पहली पहली बात तो ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, सीट रिजर्व है यहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी खास बात क्या है कि ऑल इंडिया 10 ओपन सीट्स हैं, मतलब दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए 10 ओपन सीट्स हैं। बट हाँ उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यार गवर्नमेंट जितनी कट ऑफ जा रही है, लास्ट ईयर सेकंड राउंड की काउंसलिंग में 12,000 रैंक के आसपास मिला था। हाँ वो बात अलग है कि बाद में वो 25,000 तक चला गया था, बट अमूमन 12 से 16 के बीच में ही वेरिएबल रहती है ये चीज। तो आपको इस रैंक के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहे होते हैं। बट हाँ बच्चे गवर्नमेंट की सीट छोड़ करके सेंट जोसेफ में जाते हैं, इतना नेक्स्ट लेवल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो 10 सीटें ऑल इंडिया ओपन है जहां पे कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने का तरीका वही है जो मैंने ऊपर आपको स्टेप्स बता दिए। अच्छा, यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा और एनआरई कोटा नहीं है, तो बच के चलिएगा। कोई आपको यदि क्लेम कर रहा है कि वो 1.25 करोड़ में 1.5 करोड़ में सेंट जोसेफ में सीट दिला देगा अदर कोटे के थ्रू या एनआरई कोटे के थ्रू, तो भाई फ्रॉडस्टर है वो, कुछ नहीं होने वाला है। आप पैसे दे बैठोगे किसी एजेंट को या फ्रॉडस्टर को और आपके पैसे वो डूब जाएंगे, कोई कोटा है ही नहीं। सेंट जोन्स एक्सेप्शन है, बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज में एनआरई कोटे और मैनेजमेंट कोटा जो 5% सीट अदर कोटा भी बोल देते हैं, क्यू कोटा भी हम बोल देते हैं कर्नाटक में, वो नहीं है। वो सॉरी 25 कॉलेजेस में है, सेंट जोन्स में वो कोटा आपका नहीं है, ठीक है। तो फंसने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो बच्चे सेंट जोन्स से पढ़ाई करेंगे उनको 2 साल 25 लाख का बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट कॉलेज आपसे बॉन्ड साइन करा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेंट जोन्स में जितने भी बच्चे सोच रहे हैं एडमिशन लेने का, उनको एक 2 साल 25 लाख का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, या तो 2 साल आप सर्विस करोगे, सर्विस नहीं करोगे तो 25 लाख रुपए की लाइबिलिटी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात सेंट जोन्स के बारे में क्या है कि आर के रेड्डी स्कॉलरशिप मिलती है वहां पे एक बच्चे को, पर उस बच्चे की रैंक नीट में कहां से कहां तक होनी चाहिए, अगर 1 से 2500 रैंक के बीच में किसी ने सेंट जोन्स अलॉट करा लिया तो उसको 50% ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, मतलब एक बच्चा एलिजिबल होता है पूरे बैच में स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर पे, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर क्या बोलता है, फीस स्ट्रक्चर में आपको 6,75,000 तो ट्यूशन फीस है, एडमिशन फीस हो गया इतना, 14,000 रिफंडेबल डिपॉजिट हो गया, अदर फीस 80,000 हो गया, और यूनिवर्सिटी की फीस 12,000 रुपए होगी। तो टोटल आपको 8,10,000 रुपए देना पड़ा फर्स्ट ईयर में, और प्लस हॉस्टल अलग होगा, हॉस्टल का खर्चा अलग होगा। हॉस्टल की फीस अभी वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं हुई, जैसे ही डिस्प्ले हो गया हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर से, ये तो फर्स्ट ईयर में देना हुआ, अब नेक्स्ट ईयर से आपको 7,55 ही लगेगा सिर्फ, है ना। सेकंड ईयर में 7,55 लगेगी, तो टोटल 7,55,000 लगेगा, मतलब ये वाली नहीं लगेगी, ये वाली नहीं लगेगी और ये वाली नहीं लगेगी, सिर्फ ये दोनों फीस नेक्स्ट सेकंड ईयर से लगना चालू होगी, और 4.5 साल के लिए आपसे फीस लेंगे। तो टोटल बजट निकल के सामने हॉस्टल समेत आएगा आपका 35 से 40 लाख रुपए का, ठीक है। तो 35 से 40 लाख की सीट पड़ती है आपको सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर की, और 2 साल का बॉन्ड था जो कि कर्नाटक के दूसरे कॉलेजेस में सिर्फ 1 साल का था, वो भी सिर्फ रियलिटी से बहुत, ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है, एक्चुअल में सर्व नहीं कराया जाता है। तो आई होप आपको चीज समझ में आई। अब बात कर लेते हैं भाई साहब कि कौन से प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे हैं। भैया ये तो आपने बता दिया कि प्रोसेस क्या है, फीस कितनी लगेगी, सीट कितनी है, सारी चीज आपने बता दी, ठीक है, समझ में आता है। बट ये बताइए कि टॉप कॉलेजेस हैं कौन से। टॉप कॉलेज सबसे पहला आता है हमारे नाम, देखो सबसे पहले तो सेंट जोन्स बैंगलोर ही है, बट मैंने उसको एक्सेप्शनरी नंबर 1 पे रखा हुआ है, उसके बाद की बातें कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो गवर्नमेंट सीट से चूक जाएंगे। सेंट जोन्स तो उनको मिलेगा ना जो गवर्नमेंट सीट भी के भी हकदार हो रहे होंगे, और साइमल्टेनियसली उन्हें सेंट जोन्स भी मिल रहा होगा। तो आपके लिए तो है ही नहीं सेंट जोन्स, आपके लिए कौन कौन से होंगे जो जस्ट गवर्नमेंट से चूकेंगे, उन बच्चों को कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध होंगे। इस नंबर 1 है। हालांकि बहुत बच्चे यहाँ पे डिसएग्री करेंगे, वो बोलेंगे कि जी किम्स बढ़िया है जी, नहीं, किम्स की ब्रांडिंग अच्छी है, किम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट
आप सारी चीजों पे जब कंपैरिजन करते हो तो वैदी विल बी द नंबर वन चॉइस फॉर यू। अगर आप क्वालिटी के टर्म्स में, एजुकेशन के टर्म्स में, एक्सपोजर के टर्म्स में नाप रहे हो चीजों को, एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स में नाप रहे हो, तो सारी अगर क्वालिटी के टर्म्स में सिंपली एज पर माई रिसर्च, एज पर आर टीम्स रिसर्च, वेदी इंस्टीट्यूट इज मोर फेमस और मोर रिलायबल देन किम्स। ठीक है, किम्स की ब्रांडिंग है, दिखावेबाजी, शोपंथी ज्यादा है, महंगा ज्यादा है, बट हाँ क्वालिटी के आधार पे वैदी को नंबर वन आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए। उसके बाद आप किम्स रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फादर मुल्लर बैंगलोर आएगा, उसके बाद बीजेएस ग्लोबल आप रख सकते। अच्छा, बीजेएस ग्लोबल में ना दो चीजें हैं, एक बीजेएस ग्लोबल मेडिकल कॉलेज है आपका कैनगिरी में, एक बीजेएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो अलग चीज है, वो नई है, उसको अभी नहीं चुनना आपने। बीजेएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं। उसके बाद आपका जेजेएम धवनगिरी हो गया, बहुत अच्छा कॉलेज है। फिर आता है आपका बी आर अम्बेडकर। अब बी आर अम्बेडकर को पता है नीचे रखने का कारण क्या है? इसकी लोकेशन का डिसएडवांटेज मिलता है आपको, और पेशेंट कंपैरेटिवली थोड़े कम है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो ये इनसाइट्स स्टूडेंट जो हमारे पढ़ रहे हैं वहां से भी मिलते रहते हैं। कुछ कॉलेजेस इवन बी आर अम्बेडकर में पर्सनली भी विजिट करके आया हूं। ठीक है, सो वहां का जो इलाका है, जो लोकेशन है, बहुत बैकवर्ड, बैंगलोर की बहुत बैकवर्ड लोकेशन पे वो कॉलेज फॉल करता है। ठीक है, आसपास बहुत ही घटिया इलाका है वहां पे। ठीक है, सो एजे, इसके बाद आप एजे को प्रेफरेंस दे सकते हो मैंगलोर में। उसके बाद आप एसएसआईएम को दे सकते हो दावनगिरी में। उसके बाद आप एमवीजे को दे सकते हो। उसके बाद आप महादेवप्पा को दे सकते हो कालाबुरागी में, मतलब गुलबर्गा में। ठीक है, उसके बाद सिद्धांगना मेडिकल कॉलेज टुमकुर को दे सकते हो, सुभैया को दे सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर वेयर इज आकाश, ऑक्सफोर्ड। ठीक है, अब एक बात सुनो, कट ऑफ भले ही आकाश की ज्यादा जाती हो, ऑक्सफोर्ड की ज्यादा जाती हो, ईस्ट पॉइंट की ज्यादा जाती हो, बट एक चीज ध्यान रखना, कट ऑफ का कॉलेज की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कट ऑफ को देख करके आप कई बार बहुत मिस इंटरप्रेट कर लेते हो। कट ऑफ में तो किम्स ऊपर जाता है, ठीक है, बट आप देखोगे कि यार किम्स ऊपर जा रहा है, वैदी नीचे तक मिल जा रहा है, तो आप इंटरप्रेशन क्या निकालते हो कि यार ये कॉलेज है ना एक नेक्स्ट रैंकिंग में आता है, ये कॉलेज अच्छा नहीं है, जबकि ऐसा है ही नहीं। बच्चा चॉइस फिलिंग जो कर रहा है ना, वो नॉर्थ इंडिया का बैठ के कर रहा है। अब उसके लिए बैंगलोर ज्यादा रीचेबल है। उसको लगता है कि यार बैंगलोर में रहना ज्यादा कूल है, मुझे बैंगलोर की सिटी लाइफ ज्यादा अच्छी लगेगी, वो आउटस्कर्ट्स के कॉलेज में नहीं जाना चाहता, भले ही उस कॉलेज की एजुकेशन क्वालिटी कितनी भी हाई हो। ठीक है, एक्सपोजर कितना भी अच्छा हो, मतलब मेडिकल एजुकेशन के लिए अगर कोई कॉलेज, एक्स कॉलेज बेटर है ना इन कॉलेज से जो ब्रांडिंग में आगे है, तो आपको चूज हमेशा क्वालिटी को करना है। लोकेशन सेकंड नंबर पे आती है कॉलेज की। हाँ, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट फैक्टर कनेक्टिविटी है, बट मैंने आपको जो ऑर्डर बताया ये प्योरली क्वालिटी के बेसिस पे है, एजुकेशनल क्वालिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो हाँ, प्रेफरेंस ऑर्डर तो वैसे भी हर बच्चे के संदर्भ में बात बदल जाएगी, तो वो पर्सनलाइज्ड ही होता है, कस्टमाइज्ड ही होता है, हर बच्चे का सब अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग अलग आपकी प्रायोरिटीज होती है। बट हाँ, एक एजुकेशन के स्तर पे मैंने आपको चीजें बता दी है, कर्नाटका के कौन से 15 अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है, सो आकाश, ऑक्सफोर्ड पीछे रखिएगा, क्योंकि वो बैंगलोर में इसलिए उनको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है, जिसकी वजह से कट ऑफ उनका ऊपर जाता है। ठीक है, कट ऑफ डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, लोकेशन पे, स्टूडेंट डेंसिटी पे, नंबर ऑफ सीट पे। कोई किसी कॉलेज का अगर कट ऑफ कम जा रहा है, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो कॉलेज घटिया है। ठीक है, या किसी का बहुत ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा कॉलेज है। ये मिस इंटरप्रिटेशन मत करना। ठीक है, प्राइवेट के केस में तो एक बार को आप मान भी लोगे, बट गवर्नमेंट के केस में ये चीज कभी गलती मत करना, बहुत गलत कॉलेज में आप फंस जाओगे। ठीक है, सो जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज की पूरी सीरीज स्टार्ट करूंगा, इसी हफ्ते में सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी गवर्नमेंट से रिलेटेड बातों की भी, तो आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, सो आगे बात करें हम एस नीललिंगप्पा मेडिकल कॉलेज भागलकोट, ये भी अच्छा कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये वो वाला है जो अंडररेटेड कॉलेजेस नहीं होते, ये अंडररेटेड कॉलेजेस के मंगाने वाले कॉलेजेस हैं, और ये आकाश, ऑक्सफोर्ड जैसे ओवररेटेड कॉलेजेस हैं। इनको आप प्रेफरेंस दे रहे थे 8वें 9वें नंबर पे, जबकि देनी कहां चाहिए थी 14वें 15वें नंबर पे। ठीक है, तो क्वालिटी का ध्यान रखो यार आप। ठीक है, इतना पैसा भी खर्चा कर रहे हो, फर्दर आप गलत तरीके से चॉइस फिलिंग कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनती उस चीज की। ठीक है, तो चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कॉलेज वाइज रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी देखा था, आप आइडिया ले सकते हो कि कौन सा कॉलेज किस रैंक रेंज में मिल रहा है। अब ये मान के चलिएगा कि जो टॉप कॉलेजेस हैं वो 70,000 रैंक के कॉलम में निपटते दिख रहे हैं, जेजेएम दावनगिरी या हो, एमवीजे हो, एजे, बीजीएस। देखो अब एजे और एमवीजे की कट ऑफ ऊपर जा रही है दावनगिरी से, बट जेजेएम दावनगिरी इज फार बेटर कॉलेज। फादर मुलर आप देख रहे हो, ये फादर मुलर, और ये आपका बी आर अम्बेडकर तो इसके भी नीचे आना चाहिए था, बीजेएस ग्लोबल के भी नीचे, बट बी आर अम्बेडकर बच्चे पता नहीं क्या देख करके चूज कर रहे हैं। ठीक है, वो पता है बच्चे क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे होते हैं बच्चे, बच्चे उठाते हैं लास्ट ईयर का कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ उठा लिया भाई साहब, इस कॉलेज का कट ऑफ सबसे अच्छा गया, ठीक है, नंबर 1 रख देते, नंबर 2 पे इसका गया, नंबर 2 इसको रख देते, नंबर 3 इसका गया। इस तरीके से तो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो। ठीक है, सो गलती तो होगी ही। तो ऐसे कॉलेजेस जिसको आपको नीचे प्रेफरेंस देनी चाहिए थी, आपने कट ऑफ देख करके उसे ऊपर दे दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिना किसी गाइडेंस के चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलती क्यों करनी है आपको? ठीक है, बाय नॉट टेकिंग एनी एक्सपर्ट एडवाइस। ठीक है, अब वो आपका काम है, आपको ढूंढना है कि कौन सा बंदा आपको सही गाइड कर सकता है। जितने भी लोग आपको लगता है कि जेन्युइन है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें इनसाइट्स मिलते होंगे, उनको ट्रस्ट करके आप उनके साथ जुड़ जाइए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अपन। तो बैंगलोर में पढ़ना है यदि आपको, तो बैंगलोर की मैंने आपको बता ही दिया कि बैंगलोर के लिए मिनिमम आपको 70 से 80,000 रैंक चाहिए। यानी कि इस बार के हिसाब से बात करें तो यदि आपके 470 के ऊपर नंबर बन रहे हैं तो आप कर्नाटक में बैंगलोर में पढ़ोगे, नहीं तो फिर आप आउटस्कर्ट्स के कॉलेज में पढ़ोगे। ठीक है, फिर चाहे आपका वो भागलकोट हो सकता है, टुमकुर हो सकता है। जैसे आप देख रहे हो ईस्ट पॉइंट की कट ऑफ जा रही है, वो सिद्धांगना से भी ऊपर जा रही है, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, क्वालिटी को कहीं से भी वो एक्सपोज नहीं करता है ईस्ट पॉइंट की। ईस्ट पॉइंट मेरे हिसाब से किसी बच्चे को नहीं जाना चाहिए, आई एम सॉरी,
बट हाँ, ईस्ट पॉइंट इज नॉट कॉलेज अप टू द मार्क, ठीक है, बेशक बैंगलोर में है वो, ठीक है। सो ये सभी कॉलेजेस का आपको कट ऑफ रिपोर्ट मिल रहा है, इसमें मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है आपको एंड कट ऑफ बताने में कि आपको कर्नाटका की ये जो 60 लाख वाली सीट है ये मिल कहाँ तक सकती है। ये जो 60 लाख वाली सीट है ये आपको मिल सकती है 1,30,000 रैंक तक, ठीक है। वो भी अगर डिमांड आई होगी तो ये 1,20 जा सकती है, अगर थोड़ी कम डिमांड रही तो 1,40 जा सकती है, ठीक है। तो इस रैंक रेंज में यदि फॉल करोगे, यानी कि आपके 430 प्लस मार्क्स यदि इस साल बन रहे हैं एज पर द करंट एनालिसिस, हो सकता है इससे नीचे चला जाए, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, बट हाँ यदि 430 आ रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हो कर्नाटका में, ठीक है। सो ये चीजें हैं। अभी मैंने पहले ही आपको बता दी थी कि 20% सीटें ओपन फॉर ऑल हैं, जहां पे दूसरे राज्य का कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो सारी चीज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दी है, कट ऑफ का भी आइडिया आपको मिल गया। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन करिए, इस पीडीएफ का प्रिंट निकलवा करके रखिए और चीजों को फॉलो करिए, ठीक है। तो जब फ्री में सारी चीज मिल रही है आपको, तो फिर आप क्यों इधर उधर भटकते हो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 100% कमिटमेंट, क्योंकि जब आप हमें प्यार और सत्कार दे रहे हो तो बदले में हम क्या आपको दे रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, ये आगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब सुनो गेम, अब जो बच्चे सिर्फ क्वालिटी पे जाना चाहते हैं, जिनके लिए मनी मैटर नहीं करता कि भाई मेरे लिए मनी मैटर नहीं, आप ये बताओ मुझे कर्नाटका में एडमिशन लेना है, कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं। तो अब आ जाओ गेम, असली गेम। और यहाँ पे मैं मधुसूदन साई का भी एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप समझो किसी एक बात को कि अगर आपके लिए बजट मैटर नहीं करता है, ठीक है, और आप टॉप कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, तो भाई साहब एमएस रमैया आफ्टर सेंट जॉन्स विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू। एमएस रमैया आप आंख बंद करके जा सकते हो। एमएस रमैया बहुत जबरदस्त कॉलेज है उस इलाके में, बैंगलोर सिटी में बीचों बीच चमकता हुआ कॉलेज है, जहां पे क्या नहीं है, सारी सुख सुविधा है, सारी फैसिलिटीज है, एकेडमिक्स जबरदस्त है, इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, एलुमनी नेटवर्क बहुत बड़ा है कॉलेज का। तो एमएस रमैया के बारे में मुझे बहुत तारीफ करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे पहले से अवेयर होंगे। बट हाँ, अगर आपके लिए बजट इशू नहीं है तो आप एमएस रमैया को भी चूज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जाते हैं वैदिक की सीट छोड़ के एमएस रमैया, ठीक है। सो एमएस रमैया आप जा सकते हो। जैसे देख रहे हो आप कट ऑफ ख्वाजा बंदे नवाज की जा रही है, जबकि बेटर कॉलेज एसडीएम धारवाड़ है, सप्तागिरी है, बीजेस ग्लोबल बैंगलोर, ये 2024 का ही कॉलेज है, ये नया है, अभी अभी के लिए रेकमेंड नहीं है, और 22 लाख की फीस पर एनएम पे तो बिल्कुल नहीं है। पीएस यूनिवर्सिटी भी 2024 की है, ये भी नई यूनिवर्सिटी है, ठीक है। डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर, ये इसको आप कंसिडरेशन में ले सकते हो टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में, ये वहीं पे ही आएगा जहां पे आपका बीआर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज आ रहा था ना, वहीं पे आएगा अगर आपके लिए बजट इशू नहीं है तो, ठीक है। आदि चुनचुनगिरी मांड्या, तो ये भी वहीं पे ही आएगा जहां पे आपका जो डॉक्टर बीआर अंबेडकर के बाद आप डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर को कंसीडर कर सकते हो, उसके बाद आप आदि चुनचुनगिरी में जा सकते हो, हालांकि थोड़ा और नीचे प्रेफरेंस दीजिएगा सिद्धांगना वगैरह के बाद में ही, ठीक है। तो एमएस रमैया आपको रखना है टॉप पे। अब आ जाते हैं मधुसूदन साई के बारे में बात करने के लिए। ये जो मेडिकल कॉलेज है, इसकी 2023 में जो फीस थी ना वो 750 रुपए थी, और उस पे बने थे बहुत सारे वीडियो कि भाई फ्री एजुकेशन मिल रही है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। भले यहाँ पे 3 करोड़ का बॉन्ड था, डिसकॉन्टिन्यूएशन बॉन्ड, ठीक है। सो 3 करोड़ का बॉन्ड था, सर्विस ऑब्लिगेशन थी 5 साल की, आपके पास सर्विस करने की लायबिलिटी आपको देनी थी, बहुत सारे आप फोन नहीं यूज कर सकते थे, बहुत सारी आप पे चीजें लगाई गई थी, प्रतिबंध लगाए गए थे, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आप बाहर नहीं जा सकते, आप फोन नहीं कर सकते, मतलब आजादी एक तरह से छीन ली, मतलब एक तरीके से जेल बना दिया था इस कॉलेज को, क्योंकि 750 रुपए में पढ़ाई करा रहा था, ठीक है। अब क्या है ना कि लास्ट ईयर 2024 में बच्चों को पता ही नहीं चला कि कब इस कॉलेज की फीस जो है वो 22 लाख रुपए कर दी गई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो इसकी कट ऑफ कहां चलेगी राउंड 1 में। ये देखो, ये होता है जब आपको नॉलेज नहीं होती और आप काउंसलिंग में अवेयर नहीं होते और आपको कॉलेजेस के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, तो ये गलती आप कर बैठते हो। सोचो ये गलती अगर आपको सेकंड राउंड में की होती तो कितनी भारी पड़ती। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ चला गया लास्ट ईयर 644, मतलब ये वही कट ऑफ है जहां पे वैदिक एम्स वगैरह मिल रहे थे। सोचो अगर किसी को पता होता कि नए कॉलेज में जहां पर इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं कॉलेज ने 22 लाख रुपए की फीस कर दी है, अभी भी कुछ लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं कि भाई 750 रुपए फीस है। नहीं भाई, जागो जरा, फीस बढ़ चुकी है मधुसूदन साई की, 22 लाख रुपए पर एनम की फीस है, अब 750 वाली बात को खत्म कर दिया गया है। जैसे ही बच्चों को पता चला, हमने अवेयरनेस फैलाई और भी काफी सारे संस्थानों ने अवेयरनेस फैलाई, तो एकदम से सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला, सीधा 140 नंबर से कट ऑफ ड्रॉप कर गई। जब सेकंड राउंड में बच्चों को पता चला कि हाँ यार फीस तो ड्रॉप हो गई है, फीस बढ़ गई है बहुत सारी कॉलेज की, तो फिर ये कॉलेज बहुत ही ज्यादा कहां चला गया, नीचे चला गया कट ऑफ में। तो फीस तो बढ़ गई थी राउंड 1 में, आपको पता कब चला, राउंड 2 में चला, तो बहुत सारे बच्चे अवेयर ही नहीं थे, ठीक है। तो इस तरीके की गलतियां आप करते हो चॉइस फिलिंग के अंदर, तो ध्यान रखनी है सारी चीजों के बारे में। और डीम्ड के केस में तो बहुत तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि अब सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना फीस स्ट्रक्चर बदलने में तुल जाएंगी, डिमांड को देखते हो अपने फीस बढ़ाने की कोशिश करेंगी, तो उसकी अपडेट के लिए ही तो हम लोग है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करके रखते हो, ठीक है। इतनी मेहनत से कंटेंट बनाया जा रहा है, आप एंड तक वीडियोस भी देख रहे हो, बट आपको पता नहीं लाल बटन दबाने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो यार जितने बच्चे नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब और फिर कंटेंट भी देखे जा रहे हो, ये तो यार भाई गलत बात है यार, ये तो आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, 100% सब्सक्राइब करो, रीच बढ़ती है उससे, अच्छे कंटेंट को प्रमोशन मिलता है, ठीक है। सो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। सो आगे हम बढ़ जाते हैं।
अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करने की बात आ जाती है। अब आ जाते हैं पीजी वाला एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द एस्पेक्ट्स ऑफ पीजी। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या सीन है ना, कर्नाटका में यदि आप पहली चीज जो बच्चे कर्नाटका से एमबीबीएस करेंगे वो कर्नाटका की 50% स्टेट कोटा की जो पीजी सीट्स हैं, जैसे पीजी में मैं आपको बता दूं, जैसे अभी तो 15% ऑल इंडिया कोटा होता है यूजी में, 15% क्या होता है ऑल इंडिया कोटा, एंड 85% आपका क्या होता है स्टेट कोटा, ये यूजी में होता है, ये नीट यूजी के लिए बात एप्लीकेबल है, ठीक है। बट पीजी में ऐसा नहीं है बॉस। पीजी में 50% ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती हैं, मतलब ऑल इंडिया बेसिस पे ओपन, और 50% क्या होती हैं स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी मैटर करेगा, वो भी मैं बताऊंगा कि उससे क्या फर्क पड़ता है चीजों को लेकर के, डायनेमिक्स कहाँ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना हम कलर चेंज कर लेते हैं इस चीज का, ताकि आपको एक कॉन्ट्रास्ट से चीज समझ में आए। तो अब आ जाओ मेरी बात सुनो, तो यदि आपने एमबीबीएस कर्नाटका से करी तो आप कर्नाटका के 50% इस वाले स्टेट कोटे के लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए, ठीक है, एलिजिबल हो गए। अब एलिजिबल होने से फायदा क्या हुआ, अब सुनो। कर्नाटका में यदि आपने गवर्नमेंट पीजी सीट निकाल दी तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज में यदि निकलती है तो, बट अगर नहीं निकलती तब क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप जा सकते हो। प्राइवेट कॉलेज के अंदर 40% सीट, मतलब जो स्टेट की 50% है, मान लीजिए 50% में 100 सीट है ना। मान लीजिए किसी कॉलेज में 200 पीजी की सीट है, इतनी होती नहीं, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। 100 सीट कहाँ आ जाएंगी आपकी, स्टेट कोटे में आ जाएंगी। 100 सीटों में जो 40% सीटें रहेंगी वो कम फीस पे उपलब्ध होंगी, और क्लिनिकल ब्रांचेस में उसकी जो फीस होती है वो 7 लाख पर एनम होती है। 7 लाख पर एनम क्लिनिकल ब्रांच में, यानी कि एमडी मेडिसिन है फॉर एग्जांपल, अगर आप एमडी मेडिसिन कर रहे हो, एमडी मेडिसिन कर रहे हो, एमएस जनरल सर्जरी कर रहे हो, या रेडियोलॉजी कर रहे हो, कोई भी क्लिनिकल ब्रांच में आप पीजी कर रहे हो इन प्राइवेट कॉलेजेस से, प्राइवेट कॉलेज की 40% सीटें 7 लाख पर एनम पे क्लिनिकल ब्रांचेस में उपलब्ध होती है। क्योंकि आपने एमबीबीएस करी है कर्नाटका से, तो आपकी इस गवर्नमेंट कोटा सीट की एलिजिबिलिटी, हालांकि हाँ इनकी जो प्राइवेट की जो फीस होती है वो 30 लाख रुपए से शुरू होती है, 30 लाख रुपए साल का, बट आपको गवर्नमेंट कोटे से अगर आप जा रहे हो तो 7 लाख पर एनम पे मिलेगी। इसमें से 6 लाख रुपए आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, यानी कि 50,000 महीने के हिसाब से। तो टेक्निकली आपने कितनी फीस दी, 1 लाख रुपए फीस दी, बहुत सस्ते में आपने पीजी भी कर ली। इन सीटों के लिए जो कट ऑफ जा रहा है वो कंपैरेटिवली ऑल इंडिया कोटा से काफी कम जा रहा है। आपको मैं ट्रेंड्स भी दिखा दूंगा जब मैं पीजी का एनालिसिस करूंगा, तो मैं आपको ट्रेंड्स भी दिखा दूंगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा जो 7 लाख पर एनम वाली पीजी सीट है उस पर इजीली सिलेक्शन होता है। जैसे मैं सर्जरी का कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, अगर आपको 10,000 रैंक ऑल इंडिया रैंक पे, ऑल इंडिया कोटा में सर्जरी की एमएस जनरल कैटेगरी में अगर सर्जरी की सीट मिलती है ना, अगर आपको सर्जरी की सीट जनरल कैटेगरी में 10,000 रैंक पे मिलती है, तो आपको ना बॉस कर्नाटका के इस प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा है, कर्नाटका में जो प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा है उसमें आपको 16,000 रैंक पे भी सीट मिलती है, ठीक है। और ये चीज मैं आपको डेटा से भी दिखा दूंगा, ठीक है। आज मैं प्रेजेंटेशन में डेटा नहीं लेकर के आया हूं, क्योंकि मैं पीजी का एक अलग से डिस्कशन करने का एक सेशन बनाने की सोच रहा हूं, तो उसको अलग सेशन में ही लेंगे। वहां पे मैं स्टेट वाइज कंपैरिजन दे दूंगा कि कौन से स्टेट में इजीली पीजी अभी आज के टाइम में निकल रहा है। ये डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे नंबर ऑफ सीट से, नंबर ऑफ एमबीबीएस ग्रेजुएट से। अब देखो, अब है ना ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे ना गेम चेंजर है। कैसे गेम चेंजर है, पहले क्या होता था कि इस 50% स्टेट कोटा सीट के लिए दोनों टाइप के बच्चे एलिजिबल होते थे, जो कर्नाटका डोमिसाइल होते थे वो तो एलिजिबल होते ही थे, और वो बच्चे भी जिन्होंने एमबीबीएस कर्नाटका से करी, ये दोनों होते थे। अब ये कर्नाटका वाला बच्चा जो डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका है, यदि एमबीबीएस बाहर किसी स्टेट से करके आ रहा है, किसी भी स्टेट से, तब भी अपने स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल होता था पीजी सीट्स के लिए। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन हटा दिए, यानी कि जो ये वाले सेट ऑफ स्टूडेंट थे जो कर्नाटका के जो बाहर जाके एमबीबीएस किए थे, उनको स्टेट का कोटा नहीं मिलेगा। अब सिर्फ उन बच्चों को स्टेट का कोटा मिलेगा जिन्होंने एमबीबीएस कर्नाटका से करी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे चैलेंज किया है, रिव्यू पिटीशन डाली गई है, उस पर फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया है। नेक्स्ट ईयर के ब्राउजर में चीजें क्लियर होंगी, तो नेक्स्ट ईयर से ये चीज लागू होने वाली है। यदि ये चीज लागू होती है तो सोचो ये भीड़ भी कम हो गई 50% पीजी सीट जो स्टेट की पीजी सीट है उसके लिए। तो पहले ही पीजी सीट कर्नाटक में इतनी ज्यादा, ऊपर से ये डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होगा कि कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, जहां 16,000 रैंक पे सीट मिल पा रही है वहां 18 से 19,000 रैंक पे भी सीट मिल पाएगी, ठीक है। तो ये डेटा ऐसे मेरे वर्बली समझाने समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको कंपैरिजन लाकर दूंगा राउंड वाइज तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। खैर मैंने डेटा देख रखा है, मुझे डेटा याद है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैं आपको भी दिखा दूंगा सारा डेटा, अभी आज मैं लेकर के नहीं आया उस प्रेजेंटेशन में, बट हाँ ये फायदा आपको मिलता है कर्नाटका में, जो कि यूपी में एब्सेंट है, राजस्थान में एब्सेंट है, ठीक है, हरियाणा में एब्सेंट है। वहां पे आपकी बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीजें मैनेज करना। यूपी के अंदर लास्ट ईयर थे 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए, 5 से 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए, तो एक साल में वो 20-22 कॉलेज बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, 20 कॉलेजेस खोल दे रहे हैं। किसी भी नए कॉलेज में पीजी सीट आने में टाइम लगता है, और क्लिनिकल ब्रांचेस में तो खासकर टाइम लगता है। पहले सबसे पहले नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में, माइक्रोबायोलॉजी में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर पीजी सीट्स आती हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है, 8 से 10 साल हो जाते हैं, उसके बाद आपकी पीजी सीट क्लिनिकल ब्रांचेस में भी आती हैं, ठीक है। तो ये था बॉस क्लिनिकल सीट्स का पूरा रेशो, किस तरीके से आपको फायदा हो सकता है कर्नाटका में। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से कंपेयर करके भी बता दिया कि वो डिसीजन आपके फेवर में आया था या आपके अगेंस्ट आया था, तो डेंसिटी कहीं ना कहीं कम कर रही है वो चीज, ठीक है। तो मेरी बात आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई है। अब आपको थैंक यू बोलने की बारी आ चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। पूरी कंप्लीट जानकारी कर्नाटका की इससे बढ़िया यूट्यूब पे फिलहाल तो मौजूद नहीं है, इसके बाद मौजूद हो जाएगी तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ
जितने बच्चे कर्नाटका की प्लानिंग कर रहे हैं उनके माइंड में ना एक रोड मैप तो पक्का बन गया है। अब जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते चले जाएंगे वैसे वैसे हम आपको गाइड करते चले जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ चीज यूट्यूब पे ना आए, कुछ चीज हमारे पेड बैच में ही बता दी जाए या टेलीग्राम पे ही बता दी जाए। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो आप टेलीग्राम पे डाल करके भी काम चलता है। एक डेट मतलब मान लीजिए शेड्यूल आया किसी चीज का, तो शेड्यूल आकर के समझाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, पढ़ करके समझ में आता है। जो चीज कंसेप्चुअल है, जो चीज वीडियो बनाने की जरूरत है, उसके ही वीडियोस आते हैं, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो को बनाने के पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है, तब जाकर के कोई वीडियो सामने आता है, ठीक है। हमारा उद्देश्य कोई न्यूज चैनल बनाना नहीं, किसी न्यूज ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी, ठीक है। अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कोई अपडेट होगी तो आकर के हम भी बताएंगे, पर छोटी मोटी अपडेट के लिए वीडियोस बनाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सो कंसेप्चुअली चीजें आपने समझी। कर्नाटका का पूरा सेशन 1 घंटे का मैंने आपका ले लिया है, ठीक है। तो इसको आपको तमीज से देखना है, आराम से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये आ गई आपको जानकारी जो बच्चे पूछ रहे हैं। धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे पेड बैच में भी, तो किसी को जुड़ना है। पेड बैच के अंदर 2 प्रोग्राम है, एक 7K का, एक 12K का, ठीक है। वो आपको टीम बता देगी कि किसमें क्या डिफरेंस है, किसके अंदर क्या क्या सुविधा हम देने वाले हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हों जुड़ने के लिए, वो इस पे व्हाट्सएप करा करो यार, आप डायरेक्टली कॉल करते हो। अब हमारा प्रोसेस क्या काम करने का कि आपकी क्वेरी आई, ठीक है, आपने अपना स्टेट बता दिया, नाम बता दिया, एक्सपेक्टेड मार्क्स बता दिए, कैटेगरी बता दी। हमने जज कर लिया कि ठीक है यार, इस बच्चे के इतने नंबर हैं, इसको यही ऑप्शंस मिल सकते हैं, वो ऑप्शन हमने आपको बता दिए। फिर उसके बाद आप कहते हो नहीं सर मुझे तो पेड बैच में जुड़ना है। फिर हमने आपको ब्रोशर भेज दिया, फिर आपने वो ब्रोशर पढ़ लिया, आपको यदि चीजें समझ में आई, हमसे बात हुई आपकी, उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया और फिर आप हमारे क्लाइंट बन गए। ये तरीका है। आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली कॉल करने लगते हो। अब इतनी सारी कॉल आएंगी, मैं चाहे 20 आदमी भी बैठा दूंगा, उतनी नहीं संभालने में आती। आप बात को समझो। तरीका क्या है कि आप पहले मैसेज करो, अपने केस के बारे में बताओ। यदि केस आपका हमारे हैंडल करने लायक होगा तो हम आपसे कॉल पे भी बात करेंगे, पेड प्रोग्राम के बारे में भी पूरा ब्रीफ करेंगे, सारी चीज करेंगे, उसके बाद कायदे से काम होगा। डायरेक्टली कॉल करोगे तो शायद एंटरटेनमेंट नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि हम आगे से किसी को कॉल नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी से, जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कॉल पे भी बात होगी, दिक्कत नहीं है। कॉल पे भी सारी चीजें आपको ब्रीफ करी जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम ये बोल रहे कि नहीं भाई पहले पैसे दो फिर ही बात करेंगे फोन पे, ऐसा भी नहीं है। पहले आपका केस सुनेंगे, हमें लगेगा कि कॉल करने की जरूरत है, बात आपको लगेगा कि हाँ यार एक बार कॉल पे बात करने से चीजें समझ में आएंगी, हम कॉल करेंगे, कॉल बैक भी मिलेगी, मैसेज का रिप्लाई भी मिलेंगे, बट सारा काम आराम से होगा। अगर आप इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहते हो तो आई एम सॉरी, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और बहुत प्यार और सपोर्ट दिया आप लोगों ने, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मतलब आपके बिना हम लोग कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑडियंस ही होती है जो किसी को भी बड़ा बना सकती है और किसी को भी गिरा सकती है। और हाँ, ये जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूं कि यहाँ पे जो बताया जाएगा उसकी 100% ऑथेंटिसिटी होती है, ठीक है। उसमें आपको डाउट नहीं करना है किसी भी तरीके का, ठीक है।